नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई है। इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। ईरान के 9 ठिकानों पर इजरायली अटैक हुआ है। ड्रोन और मिसाइल से किया गया है हमला। ईरान के किसी भी न्यूक्लियर साइट पर हमला नहीं हुआ है, ये साफ किया गया है ईरान की तरफ से। ईरान के 9 ठिकानों पर यह हमला किया गया। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ईरान पर इजराइल का हमला। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सुबह सुबह हमने इस खबर को ब्रेक किया। इजराइल के बारे में लगातार ये कहा जा रहा था, ये आशंका लगातार जताई जा रही थी कि अब इजराइल रिटेलिएशन कर सकता है, बदला ले सकता है, और आज ही उसका सिलसिला शुरू हो गया है। ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था। हालांकि ईरान के 90% से ज्यादा हमले नाकाम कर दिए गए थे इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा, लेकिन अब इजराइल ने इन हमलों का बदला लिया है ईरान पर हमले के जरिए, और उसकी ताजा तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला। ईरान के इस्फहान एयरपोर्ट पर धमाके की आवाज सुनाई दी। इराक, दक्षिण सीरिया में भी हमले की खबर सामने आ रही है। तो ईरान के इस्फहान एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है। इसके अलावा इराक और दक्षिण सीरिया में भी हमले की खबर सामने आ रही है। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। तो इस वक्त ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अहम बैठक चल रही है। और अगली बड़ी खबर ईरान पर इजराइल के हमले से जुड़ी। इजराइल ने मिसाइल से अटैक किया है। और देखिए, एक और अहम खबर है, इस्फहान में ईरानी एयर डिफेंस को एक्टिव किया गया है। तो वॉर जोन से, जंग के मैदान से इस वक्त तमाम अहम खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस्फहान मिलिट्री बेस पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। इस्फहान में ईरानी एयर डिफेंस को भी एक्टिव किया गया। इस पूरे रीजन में टेंशन इस वक्त हाई नजर आ रहा है। इजराइल ने जिस तरह से हमलों की शुरुआत कर दी है, इजराइल की तरफ से यह कहा गया था कि ईरान को इन हमलों का बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और अब ईरान पर इजराइल के हमले शुरू हो गए। तस्वीरें आप देखिए, ईरान के इस्फहान शहर पर जबरदस्त अटैक हुआ है। इजराइल ने जोरदार हमला किया है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से भी बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इजरायली न्यूक्लियर साइट पर करेंगे हमले। अब इजराइल पर भी पलटवार तय है, ये IRGC की तरफ से कहा गया है। इससे पहले भी IRGC की तरफ से और ईरान के तमाम और बड़े नेताओं की तरफ से ये बयान दिया गया था कि अगर इजराइल हमला करता है तो फिर जवाबी कार्रवाई होगी। पहले 12 दिन लगे थे, अब 12 सेकंड भी नहीं लगेंगे, इस तरह की धमकियां दी गई थी। UN में कुछ घंटों पहले ही ईरान की तरफ से एक बहुत सख्त और कड़ा बयान दिया गया था। उसके ठीक बाद इजराइल की तरफ से यह हमला किया गया है, और अब IRGC की तरफ से कहा यह जा रहा है कि अब इजराइल पर भी पलटवार तय है। तो फिलहाल नहीं लग रहा है कि दोनों देशों के बीच, हालांकि इजराइल की तरफ से कहा जा रहा था कि एक लिमिटेड स्ट्राइक होगी इजराइल की तरफ से, और अमेरिका यह कह रहा है कि यह वही लिमिटेड स्ट्राइक है। लेकिन अब इसके बाद IRGC की तरफ से बयान यह दिया जा रहा है कि इजराइल पर भी पलटवार किया जाएगा। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायली ड्रोन को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। इस्फहान मिलिट्री बेस पर हाई अलर्ट है। दूसरी तरफ ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने बयान दिया है कि अब इजराइल पर पलटवार किया जाएगा। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड का यह भी कहना कि न्यूक्लियर साइट इजराइल की निशाने पर हैं ईरान के। तो देखिए, 2 तस्वीरें बयां करती हैं कि इस वक्त किस तरह के हालात इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव है उसकी वजह से बने हुए हैं। ईरान ने जो हमला किया इजराइल पर, उसके बाद इजराइल की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि पलटवार होगा। समय वो तय करेंगे और कितनी बड़ी होगी ये स्ट्राइक, ये भी इजराइल द्वारा तय किया जाएगा। इजराइल को अधिकार है कि वो किस तरह से इसका जवाब दे। हालांकि ईरान की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि उन्होंने जो हमला किया है वो इसी तक सीमित रखेंगे अपने हमले को, लेकिन अब इजराइल ने पलटवार किया और ईरान भी धमकी दे रहा है कि आगे फिर एक बार पलटवार किया जाएगा। तो देखिए, आखिर जिसका डर था, जिस बात की आशंका थी, वही हो गई।
इजराइल ने जोरदार पलटवार कर दिया है। भीषण हमलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आगे भीषण रक्तपात के आसार हैं। ईरानी रक्षा प्रतिष्ठानों पर इजरायली हमले हुए हैं। यह बात अमेरिकी मीडिया ने भी कंफर्म की। इजराइल ने क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इस्फहान एयरपोर्ट के पास तेज धमाके की आवाज सुनी गई है। इस्फहान, शिराज और तेहरान एयरपोर्ट की सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। ईरानी न्यूक्लियर साइट पर सुरक्षा कड़ी की गई है। ईरानी रक्षा काउंसिल की इमरजेंसी बैठक भी बुला ली गई है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईरानी रक्षा काउंसिल की इमरजेंसी बैठक भी बुलाई गई है। सुमित चौधरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमित, जो जानकारी सामने आ रही है उससे तो ऐसा लग रहा है कि काफी भीषण हमले किए गए हैं इजराइल की तरफ से ईरान पर, और लिया गया है ईरान के हमलों का बड़ा बदला। देखिए बिल्कुल, अभी देखिए बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन है, खासतौर पे ईरान के अंदर। अगर आप देखा जाए तो लगातार ये रिपोर्ट आ रही है कि कई जगहों पर ताबड़तोड़ करीबन 7 से 9 जगहों पर इस तरीके के क्वाडकॉप्टर्स या फिर यूएवी की मदद से अटैक किए गए। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि ईरान की तरफ से नहीं हुई। ईरान कह रहा है कि ये मैकेनिज्म है, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि ये ईरान को भी पता था कि देखिए इस तरीके का अटैक इजराइल की तरफ से आएगा। अब वो कैसे आएगा, कल स्पेकुलेशन ये भी कही जा रही थी कि अजरबैजान के साथ जो है इजराइल जो है एक बड़ी डील करने वाला है, एक समझौता करने वाला है जिसमें वो 3 एयर बेसिस का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि इराक की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया, यानी इराक की जमीन से लगातार इजराइल की तरफ अटैक किए गए। तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आनी बाकी है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ईरान के ऊपर इजराइल के ये अटैक निश्चित तौर पर एक बड़ा अलार्म है, ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के लिए, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि अमेरिका कहीं ना कहीं इन दोनों को मना लेगा। अमेरिका लगातार इजराइल से बातचीत कर रहा है, उसको लगातार ऑफर दे रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इजराइल मानने को तैयार नहीं है। यानी एस्केलेट ना हो ये सिचुएशन, ये कोशिश की जा रही थी, लेकिन हालात बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ निशांत जुड़ गए। निशांत, क्या और अपडेट मिल रहा है, क्योंकि शुरुआती जानकारी बहुत धीमी गति से सामने आ रही है कि कितनी जगह पर हमला हुआ है और किस तरह का यह अटैक है, क्या और जानकारी मिल रही है? सुमेरा, सबसे पहले जब हमारी एक्सक्लूसिव कवरेज चल रही थी इलेक्शंस को लेकर, आज पहले दौर की वोटिंग है, सारी स्क्रीन्स आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं। उसमें हम ये बता रहे थे कि आज देश में क्या हो रहा है, चुनाव का माहौल, लेकिन दुनिया का माहौल एकाएक बिगड़ गया है। बड़ी खबर नंबर 1, ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के पास इजराइल की तरफ से अटैक करने की कोशिश की गई है, ऐसी इंफॉर्मेशन है। ईरान का यह क्लेम है कि उसने इजराइल के 3 ड्रोन शॉट डाउन कर दिए हैं। ईरान का यह क्लेम है, और यह कई ईरानी वेबसाइट्स पर क्लेम आ रहा है, वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि इजराइल का यह था हमारे ऊपर हमला करने का अटेम्प्ट, जो कि पूरी तरह फेल हो गया है। यह ईरान का क्लेम है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो मेरे पास जानकारी आ रही है, इराकी सोर्सेज ने यह जानकारी दी है, और यह बड़ी खबर है कि कैपिटल जो बगदाद है वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग पर अटैक किया गया है, जिसमें एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी ईरान के जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में, और आईआरजीसी के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके जो कमांडर्स हैं, उनके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी बगदाद में। वहां पर अटैक किया गया है उस बिल्डिंग में। लेकिन इस बीच एक और अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा जो कि चिंताजनक है। इस हमले की टाइमिंग, खमेनी का बर्थडे और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो यूएन में कहा उसके बाद इसकी टाइमिंग है। अमेरिका, एक और अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा, यह बड़ी खबर है। यह इंफॉर्मेशन आ रही है कि रॉयटर्स के हवाले से कि इस हमले के बारे में अमेरिका को कुछ नहीं पता था, यह अमेरिका ने कहा है। इस हमले के बारे में अमेरिका को कुछ नहीं पता था, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया है। एक बिल्कुल बिल्कुल। और निशांत, इस वक्त देखिए एक अहम खबर और सामने आ रही है। हमले के बाद ईरान में आपात बैठक से जुड़ी, हमले के बाद ईरान में एक इमरजेंसी बैठक हुई है, तो बहुत ही तनाव इस पूरे रीजन में नजर आ रहा है। ईरान से अहम खबर है, हमले के बाद ईरान में एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई गई है। जानकारी आ रही है इमरजेंसी बैठक, इसको लेकर कई जानकारी आ रही है कि कई ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, ये फॉल्स क्लेम है, इसको हम अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ईरान की जो सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई है, इसको कई जगह ईरान में डिनाई किया गया है। बड़ी बात जो इस वक्त आ रही है वो ये है कि बगदाद में जिस इमारत पर अटैक किया, वहां पर बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी आईआरजीसी के ऑफिशियल्स की, उस बिल्डिंग को टारगेट किया गया है। एक और इंफॉर्मेशन जो मेरे पास आ रही है वो ये है, इस वक्त
कि ईरान ने यह कहा है कि उसकी सारी न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उन पर मैक्सिमम सिक्योरिटी है और कोई डैमेज नहीं है। इसी को क्लेम करने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं, उसके बाद हम सुमित के पास जरूर जाएंगे। यह है वो वीडियो जो मेरे पास आया है, ये इस्फहान की न्यूक्लियर साइट है जिसका वीडियो हमें दिखाया गया। मैं कोशिश करता हूं इसको टर्न करने की। ये देखिए, ये वीडियो मेरे पास आया है और बताया जा रहा है कि ये एब्सोल्युटली क्वाइट है, यहां पर चीजें एकदम ठीक है। लेकिन ये अगर अभी जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है इसमें जो मैं समझना चाहूंगा वो सुमित से, ये देखिए, ये विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन सीधे मैं चलूंगा निशांत, हम ये विजुअल दिखा रहे हैं, हम ये विजुअल दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो हम अपने स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। सुमित भी हमारे साथ मौजूद है। सुमित से कोई सवाल लेना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सुमित से सवाल। अगले 3 घंटे, अगले 5 घंटे, अगले 6 घंटे कितने इंपॉर्टेंट है? ईरान ने अटैक किया था 12-13 दिन के बाद, इजराइल ने अटैक किया 5 दिन के अंदर, और ईरान ने यह धमकी दी है कि अगर हमारे ऊपर अटैक होगा तो वी विल टेक जस्ट फ्यू सेकेंड्स, नॉट 12 डेज। देखिए बिल्कुल निशांत, एक बात तो आप मान के चलिए कि घंटे नहीं, हर मिनट कीमती है, हर मिनट बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि लगातार ईरान अब क्या करेगा, इंपॉर्टेंट ये है कि लगातार जो इजराइल के इस अटैक के बाद जो पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जो एक कहा जा रहा था कि पूरे इलाके को शांत करने के लिए या फिर समझौते की बात की जा रही थी, अब वो कहीं दिखता नहीं। और इंपॉर्टेंट ये भी है, ईरान भले ही ये बात कहे कि उसके ईरान की फैसिलिटीज, न्यूक्लियर फैसिलिटी सुरक्षित है, 3 क्वाडकॉप्टर्स थे जिन्होंने अटैक किया, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। लेकिन ये जरूर है कि अगर इस तरीके से ईरान में अटैक करने की कोई भी संभावना इजराइल करता है तो यह है कि इजराइल अब चुप नहीं बैठेगा। और यह बात मैंने जब कल 2 दिन पहले ईरान के ईरान के अटैक के पहले हिजबुल्लाह ने आयरन डोम की ताकत असेस करने की कोशिश की थी। यह इजराइल का सिर्फ असेसमेंट ऑफ स्ट्रेंथ था, नथिंग एल्स, और अब वो बड़े हमले के लिए तैयारी कर रहे हैं। सुमित, देखिए बिल्कुल, देखिए बड़े हमले की नहीं, जब मैंने भी ईरान के एम्बेसडर से बात किया तो उन्होंने कहा था हमको पता है कि इजराइल जो है अटैक करेगा और कई मल्टीपल फ्रंट से करेगा। क्वाडकॉप्टर से दरअसल आप एक्सेस करते हैं, आप ये जानते हैं कि आखिरकार उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म है वो कितने ज्यादा सक्षम है, क्या वो आपके लो फ्लाइंग जोन के अंदर भी इस तरीके से काम कर पाएंगे। और ये टेस्टिंग टाइम होता है, आप कहते हैं टेस्टिंग वाटर्स, तो वो उस तरीके की लगातार मल्टीपल अटैक। जब ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमारी न्यूक्लियर साइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हमले जरूर किए गए लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हुआ, तो क्या यह माना जाए कि ईरान फिलहाल इंतजार के मूड में है, रिटेलिएशन फिलहाल नहीं किया जाएगा जब तक कोई बड़े हमले नहीं किए जाते इजराइल की तरफ से? देखिए अभी सबसे बड़ा ईरान के पास जो सबसे बड़ी जो चीज है वो है अपने पूरे एयर डिफेंस मैकेनिज्म को मुस्तैद कर देना। हालांकि उन्होंने पिछले 4-5 दिनों से किया हुआ है, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट यह है कि सारे एयर स्पेसेस को खास तौर पर बंद कर दिया गया है। कोई भी भारी चीज आप कह सकते हैं फ्लाइंग जोन के अंदर नहीं आ सकती। और दूसरा मैकेनिज्म होगा कि ये देखना कि आखिरकार अटैक किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो वहां पर अपने फाइटर की मदद से, अपने मिसाइल की मदद से अटैक करना, यानी आपको रिटेलिएट करना। लेकिन अभी ईरान की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि पूरे इलाके को सुरक्षित रखना। ईरान लगातार ये बात कह रहा है कि क्वाडकॉप्टर से अटैक किए गए। लेकिन एक बार फिर हम उस खबर की तरफ जरूर जाना चाहेंगे। निशांत, आप ये बड़ी खबर लें, फिर इराक में जो इमारत में धमाके की बात आ रही है उस पर वापस जाएंगे क्योंकि वो भी बहुत अहमियत रखती है खबर। एक बड़ी खबर है, पहले निशांत आप ये बड़ी खबर ले लें। और हमले के बाद ईरान का यह दावा है कि सभी न्यूक्लियर साइट जो है सुरक्षित हैं, महफूज हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जो जानकारी आ रही है वो जानकारी के मुताबिक ईरान और इजराइल दोनों ये क्लेम कर रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ, दोनों ये क्लेम कर रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ईरान की मीडिया की तरफ से इस बात का माखौल उड़ाया जा रहा है कि इजराइल बस यही कर सकता था। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बैक टू यू सुमेरा। निशांत, लेकिन इराक में जिस इमारत में धमाका हुआ है वो अपने आप में एक बड़ी जानकारी है। इसके बारे में क्या और जानकारी हमें इस वक्त मिल रही है? अगर सुमित आपके पास इससे जुड़ी कोई जानकारी है तो वहां पर किस तरह की बैठक चल रही थी, वहां पर कौन लोग मौजूद थे? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि कैसे इजराइल ने अलग अलग जगहों पर इस तरह के हमले किए जिसमें ईरान के टॉप कमांडर्स या ईरान के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो इन जगहों पर मौजूद थे बैठकों के दौरान, उनको खत्म किया गया है। तो क्या ऐसा ही एक हमला इराक में फिर किया गया? इराक में जो हमला हुआ है उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए अभी तक हालांकि
हालांकि आधिकारिक रूप से सुमेरा इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, इसको लेकर ईरान की मीडिया लगातार डिनाई कर रही है, लेकिन ये जरूर है कि इजराइल वो गलती दोबारा नहीं करेगा जो उसने सीरिया में, क्योंकि देखिए लगातार इंपॉर्टेंट है कि दूसरे की सरजमीन पर अगर आप किसी भी कॉन्सुलेट पर, किसी बिल्डिंग पर अटैक करते हैं किसी भी तरीके का, तो वो इंटरनेशनल नॉर्म्स का वॉलेशन होता है। और इजराइल पर लगातार ये सवाल खड़े, और मैंने भी जब लगातार इन लोगों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अटैक जैसे को तैसा होगा, यानी हम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक करेंगे, लॉजिस्टिक बेसिस पर अटैक करेंगे, और हमारा मकसद भी वही होगा कि नो हार्म टू कैजुअलिटीज, नो हार्म टू द सिविल लाइफ, बट वी विल डेफिनेटली अटैक दी मिलिट्री इंस्टॉलेशन जस्ट टू गिव अ पोस्चर ऑफ अटैक कि भैया देखिए हम भी सक्षम हैं, अगर आप हमारे इलाकों में 300 से ज्यादा मिसाइलें या फिर अटैक कर सकते हैं तो हम आपको दुगनी तरीके से अटैक कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि इराक में, सीरिया में, इन तमाम जगहों पर जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उसके सेंटर्स हैं, वहां पर ये बैठकें आम बात हैं, वहां पर इस तरह के अधिकारी जो सीधे ईरान से जुड़े हैं वो वहां जाते हैं, बैठकें करते हैं। तो क्या इस तरह के किसी इमारत पर ये हमला किया गया या इस तरह की किसी इमारत में हुआ ये धमाका? देखिए मैं आपको वही बता रहा था सुमेरा कि अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है कि इराक के किस जगह पर या फिर आप लगातार कौन सी बिल्डिंग पर अटैक किया गया, लेकिन आधिकारिक रूप से ईरान की तरफ से इसको लेकर डिनाई किया गया कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं थी, ऐसा कोई अटैक नहीं है। इंपॉर्टेंट अभी लगातार ये स्पेकुलेशंस करना कि कितने बड़े लार्ज स्केल के ऊपर ये अटैक को अंजाम दिया गया, खासतौर पर ईरान पर, क्योंकि 3 क्वाडकॉप्टर्स की बात हो रही है, मल्टीपल फ्रंट्स पे, यानी मल्टीपल जगहों पर छुटपुट अटैक की बात की जा रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, जिसको लेकर खबरें आ रही है, उसको लेकर भी ईरान ने डिनाई किया। तमाम खबरों पर आप आगे भी नजर बनाए रखिए, ये बहुत बड़ी खबर है, पूरी दुनिया को चिंता में डालने वाली खबर है, इसलिए इस खबर का हमने रुख किया। इजराइल और ईरान में डायरेक्ट वॉर के आसार नजर आ रहे हैं, एक तरह की जंग की शुरुआत हो चुकी है। एक बड़ी जानकारी आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में वोटिंग के बीच पथराव हुआ है, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पथराव का आरोप लगाया जा रहा है। चांदमारी इलाके में वोट देने से रोकने की कोशिश की गई, ये आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी का बूथ अध्यक्ष पथराव में घायल हुआ है, ये भी बताया गया, ये जानकारी मिल रही है। तो चांदमारी इलाके में ये आरोप लगाया गया कि वोटिंग करने से रोका जा रहा है। बीजेपी के बूथ अध्यक्ष पर पथराव हुआ और वो पथराव में घायल हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो देखिए पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में वोटिंग के दौरान किस तरह के पथराव की तस्वीरें सामने आई हैं, वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता रविशंकर दत्ता जुड़ गए। रविशंकर, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह की अफरा तफरी यहाँ पर कूच बिहार में चांदमारी जो जगह है वहां पर हुई है, क्या अब जानकारी मिल रही है इससे जुड़ी? देखिए फिलहाल तो कूच बिहार में छोटे छोटे ऐसे घटना सामने आ रहे हैं जहां पे ये कहा जा सकता है कि कूच बिहार में जो हिंसा की आशंका किया जा रहा था उसका एक नमूना यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये जो स्टोन पेल्टिंग की घटना हुई है चांदमारी में, ये तृणमूल और बीजेपी के बीच हुआ है। आरोप ये है बीजेपी की तरफ से कि वहाँ के जो तृणमूल के एजेंट्स हैं वो उनको बैठने नहीं दे रहे थे, ऐसा जो वहाँ पे कन्वर्सेशन हो रहा है वीडियो पे उसमें से ऐसा ही सुनाई दे रहा है। और अलग अलग जगह पे लोगों का कोई बूथ एजेंट का सर फटाना, यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस भी आरोप लगा रहा है बीजेपी के ऊपर कि उनके ऊपर हमला यहाँ पे किया गया है। तो ऐसे जो अलग अलग जगह है उसको लेकर यहाँ पे झमेला हो रहा है। और आप देख सकते हैं मैं वही जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे निश्चित प्रामाणिक कुछ देर पे यहाँ पे वोट डालने के लिए आ सकते हैं। और यहाँ पे बाहर आप देखिए यहाँ पे लोग क्या जी हाँ, तो रविशंकर दत्ता मौजूद हैं, निश्चित प्रामाणिक यहीं पर वोट डालने आने वाले हैं। लेकिन जी बोलिए रविशंकर, अगर आपके पास और कोई जानकारी है। निश्चित प्रामाणिक वहाँ पर वोट डालने आएंगे, पहुंच चुके हैं वो वोट डालने के लिए। आप लोग को पता है ये हमारा जो ब्लॉक सभापति है अनंत बर्मन, उनका ऊपर हमला हुआ है और उसको ऐसा तरीके से मारा है कि इस दिन हॉस्पिटल বোমাবাজির খবর কাল রাতে ছিল, আমি এখনো কিছু পাইনি। चांदमारी में पत्थर मारा जा रहा है, चांदमारी के अभी यहाँ पे आए, क्या करेंगे? हम देखते हैं, हम देखेगा जो अगर वोट अभी तक वोट जो जैसे हो रहा है आप खुश हैं? ठीक है, वो तो पता चलेगा थोड़ा बाद कैसे वोट हो रहा है। बाकी हम लोग चाहते हैं जो जितना आदमी है वो सब वोट अपना वोट। देखिए टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पथराव का आरोप लगा है, चांदमारी इलाके में वोटिंग से रोकने का आरोप लगा है। रविशंकर दत्ता ये अपडेट दे रहे थे। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे जल्दी से आपका तारुफ करा दें। लेकिन उससे पहले देखिए एक और अहम खबर सामने आ रही है, वो जल्दी से हम फ्लैश करेंगे अपने दर्शकों के लिए। पश्चिम बंगाल में यह हिंसा की पहली खबर सामने आई और कूच बिहार में बीती रात भी जमकर बवाल हुआ है, यह जानकारी मिल रही है।
कूच बिहार से ही ये अहम खबर। बीती रात भी जमकर यहां पर बवाल हुआ है। देखिए कुछ लोग घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कूच बिहार में हिंसा का दौर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजपुर में बीजेपी बूथ अध्यक्ष पर भी हमला हुआ है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ज्योति मल्होत्रा हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में जयशंकर गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा पुष्पेश पंत पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक झा हमें ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस पार्टी से वो हमारे साथ मौजूद हैं। अगर इन लोगों को स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है तो आप जल्दी से दिखा दें। हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, विक्रम सिंह यादव हमें ज्वाइन कर रहे हैं शिवसेना यूबीटी से। बृजमोहन श्रीवास्तव चीफ नेशनल स्पोक्स पर्सन एनसीपी अजीत पवार गुट के हमारे साथ मौजूद हैं और सिद्धार्थ यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता। लेकिन पुष्पेश जी, पहला सवाल आपसे, क्योंकि कूच बिहार का हम जिक्र कर रहे हैं, ये हिंसा और पश्चिम बंगाल में चुनाव, इसका जो साथ है ये टूटने का नाम नहीं ले रहा है। क्या वजह है कि हिंसा पश्चिम बंगाल के चुनावों की एक नियति बन गई है? हर बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर देखिए, जो इतिहास पश्चिम बंगाल का है वो, बल्कि पश्चिम बंगाल का क्यों, अविभाजित बंगाल का आज़ादी के पहले से हिंसा का तत्व तो वहाँ के राजनीतिक जीवन में बहुत घुला मिला रहा हुआ है, रक्त मांस मज्जा में। तो कहीं ना कहीं कुछ गर्म खून है। अगर आप देखें तो जितने वर्ष साम्यवादी पार्टी मार्क्सिस्ट ने वहाँ राज्य किया तब भी वहाँ हिंसा थी। और ममता बनर्जी जब हैं तो उनकी राजनीति अहिंसक हो ये तो कभी कहा ही नहीं जा सकता। जब वो एनडीए के साथ थी तब भी उनके तेवर आक्रामक ही रहा करते थे। तो मेरे ख्याल में आज जो कुछ हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी जनतंत्र में यदि चुनावी प्रक्रिया हिंसा से प्रदूषित होती है तो फिर न तो समतल मैदान की बात की जा सकती है, न निर्भय और निष्पक्ष चुनाव की। जी हाँ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये लगातार कोशिश है चुनाव आयोग की तरफ से कि इस तरह की जो तस्वीरें वो सामने ना आए, इस तरह के जो घटनाक्रम है वो ना हो, हिंसा ना हो, लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल में हम हर बार इस तरह की तस्वीरें देखते हैं। ये सचमुच चिंता की बात है और इसमें मुझे लगता है कि जो एक मतलब राजनीतिक संस्कृति के तौर पर पेश किया जाता है, ये कहीं की भी राजनीतिक संस्कृति कैसे हो सकती है? कम्युनिस्टों के समय यही कहा जाता रहा, फिर अभी ममता बनर्जी उन्हीं कम्युनिस्टों के राज को हटाकर सत्ता में आई, लेकिन पता चला कि वो उनसे 2 डिग्री और आगे बढ़ गई। और अब तो जब देश के किसी हिस्से में ऐसी घटना नहीं होती कि चुनाव, आप मतदान के दिन लोग चुनाव के लिए जा रहे हो, अपना वोट डालने जा रहे हो और उस वक्त कहीं बमबाजी हो जाए, कहीं किसी के ऊपर हमला हो जाए। उत्तर प्रदेश, बिहार जिसके लिए बदनाम थे, वहां वो घटनाएं नहीं। क्या सिर्फ टीएमसी की तरफ से या ममता बनर्जी ही या उनकी पार्टी की तरफ से ही इस तरह की हिंसा होती है पश्चिम बंगाल में? क्या जिसका जहां बोलबाला है, जिसका जहां जोर चलता है, वहां वो हिंसा करता है? नहीं सुमेरा, मुझे लगता है कि यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण है कि टीएमसी की तरफ से ही हो रहा है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है जो इतने प्रचंड बहुमत से लगातार जीतती है, इसका मतलब ये हुआ कि उस हिंसा में वो ज्यादा शामिल है, उसकी हिस्सेदारी बढ़ी है। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं हिंसा होने लगे तो दूसरा पक्ष एकदम से कुछ हिंसा नहीं कर रहा होगा, ये हम नहीं दावा कर सकते। क्योंकि लेकिन ये बार बार आरोप लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार उन लुम्पेन एलिमेंट्स पर, उन गुंडों पर कार्रवाई करने में नाकामयाब रहती है। और संदेश खाली की घटना में तो बाकायदा तृणमूल कांग्रेस के गुंडे शामिल रहे। ठीक है, इसलिए यह कहा जा रहा है क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है। पश्चिम बंगाल में सरकार ममता बनर्जी की है। जयशंकर जी क्या कहेंगे इस पर, आप क्या टेक है? नहीं, हिंसा चुनाव के दौरान कहीं भी हो नाजायज है, गलत है, निंदनीय है। और पश्चिम बंगाल में जैसा अभी पुष्पेश जी भी कह रहे थे जी, वहाँ एक मिलिटेंट पॉलिटिक्स रही है, शुरू से ही रही है। जब कम्युनिस्ट लोग रहे हैं तो कम्युनिस्ट के खिलाफ कांग्रेस में ममता बनर्जी बहुत जुझारू होती थी। बाद में थोड़ा कांग्रेस ढीली पड़ने लगी तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, टीएमसी बना ली, फिर उसका एक जुझारूपन रहा तो काफ़ी क्लैश होता रहा। जब लेफ्ट हट गया और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस सरकार में आ गई तो लेफ्ट का बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो चला गया बीजेपी के साथ, और कुछ कांग्रेस का भी जो बचा कुचा था वो भी कुछ बीजेपी के साथ गया। बीजेपी का अपना कुछ खास वहाँ जनाधार उस ढंग से था नहीं, लेकिन अब वो वही लोग हैं जो एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, बात बात पे लड़ जाते हैं। मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे सरकार है ममता बनर्जी की, उनको देखना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन जो 7 चरणों में देश में चुनाव करा रहा है,
उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि चाहे वो फोर्स जयशंकर जी, क्या चुनौती भी मिल रही है, मजबूत चुनौती? बीजेपी का दावा है कि जितनी सीटें उन्होंने पिछली बार जीती थी उससे ज्यादा सीटें जीतेंगे, और मजबूत चुनौती दे रहे हैं वो तृणमूल कांग्रेस को। क्या इस वजह से भी इस तरह की घटनाओं को हम बढ़ते हुए देखते हैं? यकीनन सुमेरा, बिल्कुल चुनौती तो मिल रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी जो सीटों का आंकड़ा आप देखिएगा उसमें भी, या विधानसभा के चुनाव में भी, मतलब 200 पार का नारा लगाते हुए भी अगर 70-72 सीटें जीत गई भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बड़ी बात थी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए चुनौती मिल रही है दोनों तरफ से। और अब वहाँ जब पंचायत का चुनाव होता है, तो जिला परिषद का चुनाव होता है, तो नगर निगमों का चुनाव होता है, तो हर चुनाव में मतलब पता नहीं क्या वहाँ की राजनीति की संस्कृति में हिंसा इस तरह से हावी हो गई है, हर चुनाव में इस तरह से होता ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हुई पश्चिम बंगाल की, लेकिन महाराष्ट्र का भी जिक्र कर लेते हैं। महाराष्ट्र की भी कई सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी अजित पवार गुट से हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीवास्तव जी, क्या लग रहा है इस बार हालात बड़े बदले से हैं महाराष्ट्र में, और कहा तो यह भी जा रहा है कि भाई उद्धव ठाकरे के साथ और शरद पवार, जिनका दामन छोड़कर आप अजित पवार के साथ आ गए, उनके साथ सहानुभूति का एक फैक्टर है। आपको लगता है कि इसका कुछ असर लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा? भी असर महाराष्ट्र के इस वर्तमान जो मतदान होना है इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला। हाँ, सिंपैथी नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के लोगों का सोचना यह है कि ये लोग उस दौर में सरकार को बचाने में पूरी तौर से नाकामयाब रहे, तो इनके साथ संवेदनाएं नहीं है लोगों की, बल्कि लोग मतदाता में इनकी कार्य प्रणाली को लेकर निराशा का भाव है, जिसमें वो लोग महसूस करते हैं कि अगर उस समय आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने सही फैसला लिया होता सरकार को बचाने के लिए तो ये स्थिति नहीं आती। आज निश्चित रूप से जो वर्तमान महायुति की सरकार है, जिसका नेतृत्व एकनाथ शिंदे साहब, आदरणीय अजित दादा पवार और देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, इन लोगों ने वहां पूरे महाराष्ट्र में इस बात मतदाता के बीच में इस बात को स्थापित किया है कि हम एक तो स्थिर सरकार देंगे, वो स्थिर सरकार चल रही है। दूसरा, उन्होंने महाराष्ट्र के विकास का एक चित्र पूरे महाराष्ट्र के लोगों के सामने रखा है, जिसमें कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी किसी भी राज्य में अगर हमको विकास कल्पना करना है तो उसमें हम केंद्र सरकार को बाहर रखकर वो कल्पना नहीं कर सकते। तो वहाँ का जो एक समग्र चित्र तैयार हुआ है उसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे पार्टी के और महाराष्ट्र के ये तीनों नेता, इनको मिलाकर जो एक वातावरण है वो इस प्रकार का है जिसमें लोगों को लगता है कि महाराष्ट्र का विकास हो पाएगा, विकास हो पाएगा, स्थिर सरकार देंगे, ये आपके मुताबिक मुद्दा है और ये लोगों को समझ आ रहा है। लेकिन आप जो दावा कर रहे हैं उस पर विक्रम सिंह यादव जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विक्रम सिंह यादव, इस बीच नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं, फिर विक्रम सिंह यादव जी मैं आपके पास आऊंगी सवाल। गडकरी की सीट पर भी आज हो रहा है मतदान। वो दावा कर रहे हैं कि वो यहाँ से हैट्रिक लगाने वाले हैं और उन्हें बड़ा समर्थन हासिल है। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव मौजूद हैं जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, लेकिन उससे पहले विक्रम सिंह यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से हैं। विक्रम सिंह यादव जी, आपने सुना ये कहना, हमारे साथ जो बृजमोहन श्रीवास्तव जी मौजूद हैं उनका, कि स्थिर सरकार एक बड़ा मुद्दा है, लोगों को लग रहा है कि, और ये लेकर मुद्दा वो लोगों के सामने गए कि हम स्थिर सरकार भी देंगे, केंद्र में सरकार बनेगी बीजेपी की, और इस वजह से हम जिस तरह का काम करेंगे उसमें विकास होगा महाराष्ट्र का। तो सहानुभूति फैक्टर ज्यादा बड़ा फैक्टर है या ये बड़ा फैक्टर है जो लेकर लोगों के सामने मौजूद है, जो दूसरा शिवसेना का शिंदे गुट है या अजित पवार गुट है? सुमेरा जी, देखो, लोगों ने देख लिया ये सब कि स्थिर सरकार तभी हो सकती है जब बीजेपी को उखाड़ा जाए, क्योंकि बीजेपी ने, आपने देखा होगा कि कहीं पे भी जो चुनी हुई सरकार थी उन सरकारों को चलने नहीं दिया और सब जगह तोड़फोड़ की और सरकारों को किस तरीके से गिराया है ये पूरा देश ने देखा है। और महाराष्ट्र का इतिहास रहा है कि यहाँ पे गद्दारों को कभी माफ नहीं किया जाता और पूरे पब्लिक की, जनता की, महाराष्ट्र की जनता की शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी के साथ हैं। तो ये भले ही सरकार तोड़ लिया, कुछ भी तोड़े हैं, लेकिन लोगों को कहां तक तोड़ेंगे? तो अब लोगों के पास अब जो मौका है, और अब ये जो है ना सरकार जो है इस बार केंद्र सरकार, ये बीजेपी सरकार को, ठीक है। सिद्धार्थ यादव, क्या ये बड़ा मुद्दा होगा कि जिस तरह से दलों को तोड़ा गया, क्या उसके खिलाफ एक तरह का भाव है महाराष्ट्र में? सहानुभूति फैक्टर है उन दोनों दलों के साथ और वो नुकसान कर सकता है आपको? सुमेरा जी, मैं एक बात मानता हूं कि जो अभी हमारे उद्धव ठाकरे जी के गुट के साथी यहाँ पर कह रहे थे वो ठीक कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता धोखा याद रखती है, और धोखा ही याद रख करके उद्धव ठाकरे को इस बार बिल्कुल जितनी सीटें वो सोच रहे हैं उसमें से नीचे घटा करके शून्य पे लाने वाली हैं,
क्योंकि 2019 में आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में गए थे, आप जनता के बीच में गए थे कि हम भाजपा और शिवसेना की एक सरकार बनाएंगे, और आपने धोखा दे करके एक ऐसी थाली बनाई जिसमें खिचड़ी किसी से ली, किसी से दाल ले ली, किसी से चावल ले लिया, और एक थाली बना करके आपने लोगों को कहा कि ये अब हमारी एक महाविकास अघाड़ी की सरकार है। वो धोखा भी याद रखा जाएगा। और देश भर में निश्चित रूप से जिस जिस प्रदेशों में आज चुनाव हो रहे हैं, पहला फेज है और लोकतंत्र के हमारे इस महापर्व की एक शुरुआत हो रही है। मैं मानता हूं कि देश आज 2047 के लिए, 2027 के लिए, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिए, एक स्वर्णिम भारत के लिए संकल्पित होकर के अपना मतदान करेगा। और ये संकल्पित मतदान है वो भारतीय जनता पार्टी के। आपने उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को तो घेर लिया, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या इसका मैसेज गया जनता के बीच जब आपने जिसको चक्की पिसवाने की बात की, भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम लगाए और फिर उन्हीं अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बना ली, तो जनता ये नहीं देखेगी? मैं मानता हूं कि हम जनता की अदालत में खड़े हैं और जनता की अदालत में जनता ही फैसला करती है। हाँ। जनता के सामने जनता को पता है कि हमारी प्रतिबद्धता करप्शन को लेकर के कैसी है, उनको पता है कि हमारी देश की एजेंसियां इंडिपेंडेंट रूप से काम कर रही हैं, और उनको पता है कि विपक्ष चाहे जितना ही चाले कि इनको कमतर करने की कोशिश करे, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करे, आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश की सरकार किसी ऐसे नैरेटिव का गुलाम नहीं बन सकती है। देश की जनता की अदालत में हम लोग ब्रांड मोदी इतना बड़ा है कि ये सारे फैक्टर जो हैं वो गौड़ हो जाते हैं। ज्योति जी, आप रिएक्ट करना चाह रही थी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को, खास करके शिवसेना और एनसीपी के टूटने के बाद जो सियासी हालात बने हुए हैं, कैसे एनालाइज करेंगे आप? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि पिछली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ी थी जी। और इस दफ़ा हम सब जानते हैं कि अब अलग अलग है, और फैक्शंस में भी पार्टी जो है, खास करके शरद पवार के फैक्शन और अजीत सब बटे हुए हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी क्या करती है? क्या बीजेपी ये जो तोड़फोड़ की राजनीति जो अपना रही है, महाराष्ट्र में जो अपनाई है उन्होंने ये राजनीति, क्या इसका क्या फलस्वरूप क्या निकल के आएगा? तो ये देखने वाली बात है। और एक तरफ ये हुआ, और दूसरा उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को लेकर कैसे घेरेंगे जो बाकी जो चुनाव में। और तीसरा फैक्टर में ये मेरे लिए जो बहुत दिलचस्प वाली बात है कि शरद पवार एक बहुत ही जाने माने नेता हैं महाराष्ट्र में, पूरे देश के अंदर, तो क्या वो अपनी पार्टी को बचा पाएंगे? और उनकी जो बेटी है सुप्रिया सुले जो बारामती पार्टी तो नहीं बचा पाए, अजीत पवार तो टूट ही गए, अलग हो गए। अब देखिए, ये शरद पवार की सबसे बड़ी चुनौती ये शरद पवार के सामने, लेकिन क्या वो क्या उनकी लेगेसी रहेगी, क्या वो कर पाएंगे? और लोग किस तरह से आज अब मतदान करते हैं महाराष्ट्र में, वो बताएगा कि लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में, कि कौन है असली शिवसेना, कौन है असली एनसीपी। क्योंकि भले ही ये बता दिया गया हो कि ये असली शिवसेना है और ये असली एनसीपी है, लेकिन लोगों के बीच जब मतदान के लिए पहुंचेंगे तो वहां से क्या मैंडेट होगा वो बताएगा कि किसकी लेगेसी क्या है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से टीवी9 भारतवर्ष ने बात की। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इस बार भी 25 की 25 सीटें जीतने वाली है। और भजनलाल शर्मा जी इस वक्त हैं सर, कांग्रेस कह रही है कि इस बार 6 से 7 सीटें आप वो जीतने वाले हैं। वो तो हमेशा कहते हैं। सचिन पायलट कह रहे हैं, वो तो हमेशा आरोप लगा रहे हैं कि भरतपुर में भी आप वोट करते हैं। वो तो हमेशा ऐसे ही कहते हैं। हाँ? वो तो हमेशा ऐसे ही कहते हैं। इस बार क्या लग रहा है आपकी तरफ से, क्या क्लेम? 25 की 25। 25 की 25। सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये दावा कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल। वहीं बिहार के गया से चुनाव लड़ रहे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से बात की है हमारे संवाददाता रूपेश कुमार ने। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और गया संसदीय क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार, हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी जी हमारे साथ हैं। मांझी जी, मैंने देखा आपके शहर में, ये आपका शहर है, वोटिंग बहुत अच्छी चल रही है, सुबह सुबह लंबी लंबी कतारें यहाँ पे दिख रही हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है बिहार के लिए, और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि दूसरे प्रांतों में 85% 90% पोल होता है और बिहार में 55-56 होता है। इस दृष्टिकोण से गया में जो हमको मालूम हो रहा है कि बीएलओ के द्वारा पर्चियां नहीं बांटी गई है, वो भी एक साजिश है। तो ये प्राइम मिनिस्टर के
खिलाफ बात जा रही है, हमारे एनडीए के खिलाफ जा रही है, प्रजातंत्र के खिलाफ बात जा रही है। यहाँ के पदाधिकारियों को सतर्क हो जाना चाहिए था कि जब प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला है तो गांव-गांव, घर-घर पहुंचाना चाहिए था पर्ची। लेकिन कल भी हम कई जो शिकायत किया है, परसों भी यहाँ के एसडीओ से बात किया, वो कहता है कि हम लोग भेज दिया है, लेकिन लगता है कि ऑन स्पॉट उसको वेरिफिकेशन नहीं किया है। इसमें कहीं न कहीं साजिश नज़र आती है कि कम पोलिंग हो तो हो सकता है कि रेस में आ जाए यहाँ का विरोधी, वैसे वो तो रेस में है ही नहीं है। रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, आपने कुछ देर पहले बात की है हम के चीफ और गया से जो उम्मीदवार हैं एनडीए के जीतन राम मांझी उनसे, लेकिन उन्होंने कहा कि पोलिंग कम हो इसकी भी एक कोशिश की जा रही है। आप वहां ज़मीन पर मौजूद हैं, किस तरह का आप उत्साह देख रहे हैं? क्या बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए बाहर आ रहे हैं? और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली हुई थी, तो क्या कुछ आप गया में देख पा रहे हैं? क्या आपका ज़मीनी आकलन कहता है? देखिए, बिल्कुल ये जीतन राम मांझी की एक चिंता जरूर थी, और वो चिंता इसलिए थी कि आमतौर पर एनडीए को ये लगता है कि अगर पोलिंग परसेंटेज कम हुआ पिछले कुछ चुनावों से, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, कि शहरी मतदाता जो शहरी बाबू हैं वो कम निकलते हैं, ग्रामीण भाई ज़्यादा निकलते हैं। अभी हम शहरी क्षेत्र में हैं, गया में हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखिए ये कुमार सर्वजीत का इलाका है। अभी कुछ देर पहले आरजेडी के जो उम्मीदवार कुमार सर्वजीत वो यहाँ पर कतारबद्ध थे, यहाँ से वोट देकर गए हैं, लेकिन आप जरा कतारों को देखिए। और इसी तरीके से मैं जो गोदावरी इलाका है, जो जीतन राम मांझी जहां उनका घर है, हालांकि वो वोटर जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए अंदर से लेकर के बाहर तक शायद अंदर जाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ेगी। और यही मैंने देखा गोदावरी में जो जीतन राम मांझी के घर के बगल में जो मतदान केंद्र है वहाँ पर। लेकिन जीतन राम मांझी ने शुरू में सबसे सुबह में ही उनको कुछ साजिश नज़र आने लगी। हालांकि कुमार सर्वजीत से भी कुछ देर पहले मैंने अभी बातचीत की थी, उनका अपना दावा है, जीतन राम मांझी का दावा है कि कुमार सर्वजीत उनके मुकाबले कहीं नहीं है। कुमार सर्वजीत कह रहे हैं कि उनके पिता तुल्य हैं जीतन राम मांझी, लेकिन कोई मुकाबला नहीं है। रुपेश बने रहे हमारे साथ। बिहार के सियासी समीकरण पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर पुष्पेश पंत भी मौजूद हैं। पुष्पेश जी, किस तरह से आप देख रहे हैं इस बार बिहार को? क्या बीजेपी एनडीए पुरानी जो 2019 की बम्पर परफॉर्मेंस थी वो दोहराती हुई नजर आ रही है, या फिर तेजस्वी यादव का जो करिश्मा इस बार बिहार में कई जगहों पर नजर आया वो असर डालता हुआ आपको नजर आएगा? जो सर्वेज हैं, ओपिनियन पोल हैं, वो कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में तो इसका फायदा जबरदस्त तरीके से मिलेगा, लेकिन शायद लोकसभा चुनावों में नहीं। आपका आकलन क्या है? नहीं, मुझे लगता है जो आपका आकलन कह रहा है कि लोकसभा चुनाव में इसका फायदा नहीं मिलेगा, लगभग वही मेरा मानना है। देखिए, कुछ शब्दों का प्रयोग हम बहुत जल्दबाजी में करते हैं। जब हम कहते हैं कि तेजस्वी का करिश्मा, तो क्या हम तेजस्वी के करिश्मे को उसी कद का समझ रहे हैं? हम कहते हैं मोदी जी का करिश्मा। तो करिश्मा शब्द स्थानीय संदर्भ में एक महत्व रख सकता है, मगर पूरे राज्य को तेजस्वी का करिश्मा प्रभावित कर सकता है, ऐसा मुझे नहीं लगता। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि कई चीज़ें, अभी महाराष्ट्र की चर्चा जब हम लोग कर रहे थे तो जो सज्जन उद्धव ठाकरे और पवार साहब को घेर रहे थे, मगर बड़ी सफाई से वो कन्नी काट रहे थे कि अजीत पवार के साथ सारा भ्रष्टाचार का मामला खत्म हो गया। इसी तरह बिहार में जंगल राज का जो मामला है और सुशासन बाबू के स्वराज का जो मामला है, वो मेरे ख्याल में चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। लोगों की याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं होती है कि वो भूल जाए कि नीतीश बाबू ने कितनी बार पलटी खाई है। तो मुझे लगता है जिस तरह शरद पवार अब भीष बताओ की मुद्रा में महाराष्ट्र की राजनीति में है, मुझे लगता है ये इस चुनाव में नीतीश बाबू का कोई खास असर होने वाला नहीं। लेकिन देखना यह है कि इस फेज में ये 4 सीटें हैं बिहार की जहां पर हो रहा है मतदान, कितनी बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं।